नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन ने एक दो टॉपिक उसके पढ़ लिए थे, थोड़ा सा देख लेते हैं उनको ओवरव्यू में। ये था अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। इस डायग्राम को देख के क्या क्या समझ में आया? इस डायग्राम को देख के दो से तीन बातें समझ में आई। सबसे पहला, ये दो एक्सिस के बीच में हो रहा था। एक तो था अपने पास एक्स एक्सिस और एक था अपने पास वाई एक्सिस। इसका मतलब ये 2D मोशन का एग्जांपल है। फिर बात आई थी ये पाथ है कौन सा, तो ये पाथ कौन सा है? ये पैराबोलिक है। ओके, उसके बाद बात आती है इसको वेलोसिटी अपन ने कितनी दी थी मोमेंट करने के लिए। तो मैंने एज्यूम किया था कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से, तो थीटा के साथ जो एक्स एक्सिस आएगा उसका वो तो कोस, और जो थीटा के साथ नहीं बनता वो वाला कंपोनेंट कितना आएगा, वो साइन आ जाएगा। तो वाई एक्सिस जो है वो बनेगा u साइन थीटा। ओके, ये अपन बना चुके थे। फिर बात आई थी इसके लिए एक टेबल बनाना। टेबल भी देख लेते हैं साथ के साथ। हमने कहा था कि आपको एक तो एक्स एक्सिस के ऊपर सारी रीडिंग पता होनी चाहिए और एक वाई एक्सिस पे सारी रीडिंग पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या क्या होता है? चार चीजें चाहिए बेसिकली अपने को। u चाहिए, v चाहिए, s चाहिए और a चाहिए। टाइम सेम रहता है इसलिए ना लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। वाई एक्सिस पे भी सेम, u चाहिए, v चाहिए, s की वैल्यू पता होना चाहिए और a की वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले आता है अपन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस पे कितना था? u cos थीटा, और y एक्सिस पे u sin थीटा। वेलोसिटी u साइन और कोस है, लेकिन हमें तो ये पता है किसी पत्थर को जब कुछ इस तरह से फेंका जाता है तो पहले उसकी स्पीड ऊपर जाते जाते कम होती है और फिर वापस नीचे आते टाइम बढ़ती है। वो कहां है? वो ये है v, फाइनल वेलोसिटी की बात है। कौन सा, x या y? देखो y ऊपर जाएगा तो स्लो होगा और यहां जाते जाते यहां आने पे y कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये हो गया y। और x एक्सिस, ये वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, ये तो कभी कम ज्यादा होता ही नहीं है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ये कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं रेंज r, और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट h। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कितना r और वाई एक्सिस पे h। बात आती है लास्ट एसेलरेशन। एक्स एक्सिस के ऊपर एसेलरेशन होता नहीं है और वाई एक्सिस के ऊपर ये अपन इंक्लूड करते हैं -g। ये होता ही नहीं है, होता नहीं है मतलब 0। ऐसे भी समझा जा सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन करके एसेलरेशन आता है तो वो 0 ही आने वाला है। कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। सबसे पहले अपने पास पता होना चाहिए अपने को टाइम का। टाइम के लिए वैसे एक मेथड मैं आपको बता चुका था, एक और देख लो। एसेलरेशन, एसेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अब बात आती है कि अगर आप टाइम की बात करते हो, टाइम तो चाहिए मेरे को यहां से, अगर आप टाइम की बात करते हो तो क्या लगता है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है या वाई एक्सिस पे? ये देखो उड़ के यूं जा रहा है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही वापस नीचे आने में लगा। इसका मतलब ये वाई एक्सिस की बातें हो रही है, वाई एक्सिस की। तो फिर टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा यू वाई अपॉन ए वाई। यू वाई कितना था भाई? यू वाई था यू साइन थीटा, और ए वाई कितना था? जी। सर माइनस कहां गया? फिलहाल अपन डायरेक्ट चल रहे हैं बिना साइन के, तो माइनस की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये है एसेंट टाइम। और अगर मैं चाहूं टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना, पहला
तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट होगा? सिंपल सी बात है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा होगा उतना नीचे आने में लगा होगा, तो इसका मतलब टोटल टाइम होगा 2t। तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये था अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर रहा, टोटल टाइम टेकन इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या था अपना सेकंड, चाहो तो रेंज फाइंड आउट कर लो, चाहो तो हाइट कर लो। मैं फिर भी हाइट ही करना चाहता हूं पहले। इसको कई बार मैक्सिमम हाइट के नाम से भी जाना जाता है। देखो तो सेकंड इक्वेशन लगाऊं या थर्ड लगाऊं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो मैं पहले ही लगा चुका हूं, उसमें तो अब डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो फिर हाइट तो लग ही नहीं पाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे सेकंड के बजाय थर्ड पे जाता हूं, वो इजी पड़ता है और कोई बात नहीं है। थर्ड क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमने क्या किया, हमने इन तीनों के ही y लगा दिया। सर x क्यों नहीं लगाया? चारों के लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, x क्यों नहीं लगाया? x का मतलब तो यूं चले x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कौन जा रहा है? x एक्सिस पे तो रेंज जा रही है, हाइट तो देखो y एक्सिस पे जा रही है। तो हमने क्या किया, y एक्सिस पे ही टाइम निकाला, y एक्सिस पे ही हाइट निकाली। ओके, यहां से uy की वैल्यू और vy की वैल्यू देखो, uy जो था वो u साइन थीटा था और vy जो है वो 0 था। छोटा करके रख दूंगा इधर, ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। ये लो फॉन्ट थोड़े बढ़ा लेते हैं। तो vy की वैल्यू कितनी थी? उधर से vy का मीनिंग होता था 0। uy का मीनिंग कितना है? uy का मीनिंग u साइन थीटा, स्क्वायर भी कर देना है। ay का मीनिंग कितना है? ay माइनस g, ये रहा। और एस वाई कितना है? हाइट। सबसे पहली बात तो ये कि माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद मुझे हाइट की वैल्यू चाहिए। कितनी आ जाएगी हाइट की वैल्यू? देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इधर आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो ही चुका था, आसान है। फिर आते हैं अपन थर्ड पे। क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज कैसे फाइंड आउट करूं भाई? रियल में रेंज का मीनिंग क्या है? रियल में रेंज का मीनिंग है एक्स एक्सिस पे इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और डिस्टेंस का फॉर्मूला जो भी हो वो यहां रख दो, सीधे आंसर आ जाएंगे। बिकॉज वापस छोटा करके ले आऊंगा इसको, ठीक रहेगा। बिकॉज अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, अब आप ये सोचो कि ये एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। तो क्योंकि मुझे रेंज चाहिए, रेंज तो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे स्पीड कितनी है वो बता दो। एक्स एक्सिस पे स्पीड ये रही u कोस थीटा, और x एक्सिस पे टाइम कितना है? टाइम तो देखो एक ही बात है, कंप्लीट कितना टाइम लगा, इसका मतलब x और y एक्सिस की जरूरत ही नहीं है। टोटल टाइम मेरे पास था, कहां है? ये रहा 2u साइन थीटा अपॉन g। तो इसका मतलब मैं ये लिख देता हूं यहां पे 2u साइन थीटा अपॉन g। ओके, और आगे चलूं तो u को u से मल्टीप्लाई कर दो, u स्क्वायर। 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, और अपॉन में जी। आ गई अपने पास डिस्टेंस। और कौन सी डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। हो गए तीनों? फॉर्मूले भी साइड में निकाल लेने हैं। क्या क्या फॉर्मूला था? पहला फॉर्मूला था मेरे पास टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम पीरियड के जस्ट बाद में अपने पास आई थी हाइट। हाइट के टाइम पे क्या हो गया? देखो ये 2 जो था वो यहां से हट गया और इन सब के साथ लग गया। हाइट कहां है? ये रही। देखो ये जो 2 था इसको हटा दो, चलो गोला लगा देता हूं, ये हट गया। u अपनी जगह, साइन थीटा अपनी जगह, और g अपनी जगह। इसके साथ भी 2 लग गया, इसके साथ भी 2 लग गया, और इसके साथ भी 2 लग गया। ये लो, ये बन गई अपने पास हाइट। फिर बात आती है रेंज। रेंज के लिए क्या किया जाए? रेंज के लिए u जो था स्क्वायर में वो अपनी जगह पड़ा है, 2 से 2 कट गए और कुछ 2 इस तरह से आ गया साइन 2 थीटा अपॉन में g। थोड़ा थोड़ा अगर फॉर्मूले देखोगे अपने आप याद हो जाते हैं।
इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल भी लगा रखा है। न्यूमेरिकल क्या था? न्यूमेरिकल आगे है। देखो न्यूमेरिकल था हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करो अगर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल है 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ध्यान में क्या था? यही कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? रेंज का फॉर्मूला होता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u कितना है इसका? इसकी वेलोसिटी देखिए 10 का स्क्वायर कर दो। 10 इंटू 10 लिखूं या सीधा सीधा ही लिख देता हूं? हाँ 10 का स्क्वायर 100 सीधा लिख दिया। साइन 2 थीटा, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 और 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती होगी? साइन 90 की वैल्यू 1 और अपन में क्या है? अपन में है जी, जी का वैल्यू भी 10। 0 से 0 कैंसिल हो चुका, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब ये 10 बचेगा। ये है मेरे पास रेंज। जरूरी नहीं है अगला रेंज ही पूछे, अगला इसके लिए और भी कुछ पूछ सकता था। जैसे हो सकता है वो मेरे को इसका एसेंट टाइम पूछ ले। एसेंट टाइम कैसे निकालूंगा बताओ? टाइम का फॉर्मूला क्या होता था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम को इधर भेजा तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कितनी थी? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस, मतलब यू साइन थीटा अपॉन में कितना था? जी। u की वैल्यू कितनी दी थी अगले ने? 10। साइन कितना है? 45 और अपॉन में जी, जी की वैल्यू भी 10। 10 से 10 कैंसिल हो चुके, साइन 45 की जो वैल्यू है वो आंसर आ गए। साइन 45 कितना होता है? 0, 1/2, 1/√2, 1/√2 होता है। ये है मेरे पास एसेंट टाइम। टोटल टाइम टेकन चाहिए तो टोटल टाइम अगर मेरे को चाहिए तो इसका डबल हो जाएगा, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/√2, √2 बच जाएगा, मतलब ये कटेंगे तो आपस में। ठीक है, और क्या बच गया? और अपने पास बच गई हाइट। हाइट का क्या फॉर्मूला होता था? हाइट में मैंने कहा था कि यहां पे जो 2 आ रहा था ऊपर लगाया था अपन ने, ये रहा, ये जो 2 था ये इन सब के साथ लग जाएगा। इसका मतलब हाइट का फॉर्मूला कुछ इस तरह का था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u का स्क्वायर करूंगा तो 10 इंटू 10 100। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 45 की 1/√2 और उसका स्क्वायर भी कर दो। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/2 और अपॉन में कितने हैं? अपॉन में है 2g। ये 2 और g की वैल्यू 10। 0 से 0 कट गया, ऊपर बचे 10, नीचे बचा 4, 10/4, 2.5। सिंपल न्यूमेरिकल इस तरह से कंप्लीट करना है इनका। एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ये रहा। 2 फोर्स हैं, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन, दोनों एक दूसरे के ऊपर 60 डिग्री पे लग रहे हैं। रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला जाने, मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था अपने पास R इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। फॉन्ट कुछ ज्यादा बड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आता है 2 फोर्स कौन से? एक तो 4 न्यूटन, एक 5 न्यूटन। तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू तो है 4 और सेकंड वैल्यू है 5, उसके बाद 2, 4, 5, कोस कितना? तो कोस आएगा अपने पास 60 डिग्री, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोल्व करो, आंसर निकालो। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 भी हटा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 4 से किया तो 20 इंटू 2 40 और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल किया तो ये बचे 20। रूट में कितना आ गया देख लो, 25 और 20 कितने हो गए? 45, 51, 61। ये आर की वैल्यू हो गई। हाँ, यूनिट जो भी था वो अपनी जगह पड़ा है। रिजल्टेंट कुछ इस तरह से निकलता है। ये चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन पहले पढ़े हैं अपने पास पीछे। ये रहा, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। उसके बाद आता है मोमेंटम क्या है, इंपल्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वही है सब कुछ, अलग कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो तो
सबसे पहले बात आती है, इसको 5 से 10 मिनट में खत्म करेंगे अपन चैप्टर को, 5 से 10 नहीं तो 15 से 20 में कर देंगे, इससे ज्यादा इसको नहीं लेके जाएंगे। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, जो उसके स्टेट में चेंज का अपोज करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ये अपोज करेगा कि चेंज नहीं होना, मतलब रुकना नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये अपोज करेगा कि चलना नहीं है, रुके ही रहना है। इसको बोलते हैं अपन इनर्शिया। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होती है। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करती है? इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर मास को बढ़ा दोगे तो इनर्शिया बढ़ जाता है, मास को कम करोगे इनर्शिया कम हो जाएगा, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। बेसिकली इनर्शिया को 3 टाइप का बनाया गया था। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग था कि अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उससे बाहर से फोर्स ना लगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मीनिंग है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या मीनिंग है? अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो अपने डायरेक्शन में चेंज नहीं होने देगा जब तक उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगे। ये था इनर्शिया। फिर आया न्यूटन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ वापस से वही बात बोलता है कि every object oppose in any change of its state until there will no external force applied on it। जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगता तब तक ये अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देता या चेंज होने का अपोज करता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और F कौन सा है? एक्सटर्नल। मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बात खत्म। मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कम फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम कम चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर 1 हो जाती है तो मैं इसको हटा देता हूं, बच गया क्या? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और आगे बढ़ो, डेल्टा P की जगह क्या लिख सकता हूं? mv। और डेल्टा T है ही वेलोसिटी अपॉन टाइम को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यही क्या है? फोर्स का फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात, फोर्स का मैग्नीट्यूड किसने बताया? सेकंड लॉ ने। फोर्स की डायरेक्शन फोर्स का डेफिनेशन किसने बताया? फर्स्ट लॉ ने। और थर्ड लॉ क्यों आया फिर? थर्ड लॉ आया इसकी डायरेक्शन बताने के लिए। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितना फोर्स लगाओगे उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आप पे लगेगा। एक्शन रिएक्शन लो। ठीक है, हो गया। और क्या था इसमें? फ्रिक्शन। क्या जानते हो आप फ्रिक्शन के बारे में? देखो, तो मैंने कहा कि जब किसी एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन करता है किसी भी डायरेक्शन में, इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे करेगा, मोशन करेगा। जैसे ही वो मोशन करता है तो जिधर वो जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। और वो भी कहां लगेगा? यहां, इस सरफेस पे। इसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आपने बाहर से फोर्स लगाया, उसको आप कैपिटल एज्यूम कर लिया करो, और जो फ्रिक्शन लगा उसको स्मॉल एज्यूम कर लिया करो। अगर बाहर वाला फोर्स है वो इतना लग ही नहीं पाया कि ये इसको चला पाए, तब तो फ्रिक्शन जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही लगा पड़ा है। लेकिन अगर वो उसको चलाना स्टार्ट कर दिया तो फिर फ्रिक्शन लगेगा अपने पास, उसी को काइनेटिक बोल रहे थे अपन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है, सबसे पहली बात, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ या फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनी? तो एक ऐसा फोर्स जो क्या करे? जो अपोज करे किसका? इन दोनों सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन का। थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं है इतना ना। आपके पास है, चलो मेरा तो क्या है, बट आपके पास नहीं है। आपके पास आज का टाइम है आरबीएससी वालों के लिए।
अब बात आती है फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला जो था वो था काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा जो था वो था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसको अपन ने लिमिटिंग भी कहा था बाद में। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है? अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है m, इससे क्या कंपोनेंट बन सकते हैं? इससे दो कंपोनेंट बन सकते हैं। नीचे की तरफ आएगा उसका वेट mg और ऊपर की तरफ जाएगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को आप n लिख दो, r लिख दो, दोनों ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से मैंने फोर्स इधर लगाया तो ऑब्जेक्ट मोमेंट भी इसी साइड करेगा, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? हालांकि मैं फिर बता देता हूं, लगेगा यहां, बट हम यहां दिखाएंगे थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए हम ऐसे करके लगा रहे हैं। रियल में यहां नहीं है, यहां है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि ऑब्जेक्ट अगर उधर चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो म्यू इंटू एन। हाँ, क्योंकि आप काइनेटिक पढ़ रहे हो तो इन दोनों के नीचे के लगा दो, यहां भी के लगा दो और यहां भी के लगा दो। म्यू के क्या होता है? ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बात आती है स्टैटिक की वैल्यू कैसे आएगी। देखिए स्टैटिक कभी फाइंड आउट नहीं किया जाता। अगर ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो जितना भी फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा, वही है स्टैटिक। क्या मतलब? मैं कह दूं कि ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा और इधर मैंने लगा रखा है कितना फोर्स? 10। इसका मतलब चल नहीं रहा, तो इसको बैलेंस करके उधर जो बढ़ेगा स्टैटिक वो 10 है। फिर बात आती है, अगर ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा लेकिन मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 20, बताओ स्टैटिक, तो इसके बराबर 20। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, रुका होना चाहिए। अगर ये रुक रहा है तो इधर जितना फोर्स लग रहा था वही उधर लगेगा, और उसी को बोलते हैं स्टैटिक, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, उसको एक नाम से जाना जाता है लिमिटिंग फोर्स। और लिमिटिंग फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे मैंने किया काइनेटिक, कितना था? म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू न्यूमेरिकल में मिल जाएगी, मान लो 0.2 थी किसी जगह पे। और एन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बता देता हूं। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होता 2 kg का, तो इसका मतलब नीचे की तरफ इसका मास कितना जाता? mg। mg का मतलब 2g, और यही क्या है? यही है नॉर्मल फोर्स, तो ये आ जाता अपना 2g। म्यू की वैल्यू अगला देगा अलग से। n की जगह क्या लिख दिया मैंने? n इज इक्वल टू mg। mg का मतलब 2, g का मतलब अपने पास 10 था ही। 2 से 10 सॉरी 10 से 0.2 हटे तो 2 बच गए। ऐसे मान लो पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 लगाए, 10 से 10 उड़ाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। सही है। अभी इतना ही पढ़ना है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड क्या होता है? पहला मेथड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट समझते हो? ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह लगा के, और अपन मोस्टली फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। पंखे वगैरह, अभी गर्मी आएंगी तो अपन क्या करते हैं? ऑयल वगैरह डाल देते हैं मोटर के अंदर, जिससे कि स्टार्टिंग में जब वो चलते हुए थोड़ी बहुत आवाज कर रहा होगा तो वो नहीं करे, उसके पार्ट्स एक दूसरे के साथ और फ्रिक्शन ना करें। हाँ, और कोई एग्जांपल फ्रिक्शन को कम करने के लिए? फ्रिक्शन को कम करने के लिए और भी होता है, जैसे बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होती है? जैसे साइकिल के जो पहिए होते हैं उनके बीच में लोहे की छोटी छोटी बॉल्स डली रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहिए की साफ्ट ना घसे, सबसे पहले वो बॉल घस जाए, उसी को बोलते हैं बॉल बियरिंग। ये थे इसको कुछ कम करने के तरीके। ये अपना चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर पे। अच्छा, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वगैरह थोड़ा सा देख लेना आप लोग, टाइम भी नहीं है अभी अपने पास इतना। वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छा पूरा चैप्टर ही है वर्क का, तो चलो वर्क देख लेते हैं फिर अगला चैप्टर। वर्क के बारे में आप क्या जानते हो? ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि बेसिकली हर बच्चे को ये आता है, और एनुअल एग्जाम में सेकंड फिजिक्स ज्यादा आती है, फर्स्ट फिजिक्स कम आती है। वर्क का मीनिंग क्या होता है? ये सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था m मास का, मैंने इसको इधर खींचा f फोर्स से, कितने एंगल पे खींचा? थीटा, तो ये क्या बनेगा? f कोस थीटा, और ये क्या बनेगा? f साइन थीटा। ऑब्जेक्ट कहां है? मान लो ये ऑब्जेक्ट मोमेंट करके s डिस्प्लेसमेंट और यहां पहुंच गया, तो वर्क कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई वर्क होता है। इसका मतलब वर्क कितना होगा? वर्क होगा फोर्स बट
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। फोर्स तो ये भी है, फोर्स तो ये भी है, फोर्स तो ये भी है, बट ये गया कहां है, ये एक्स एक्सिस पे गया है, तो फोर्स भी एक्स एक्सिस का ही लेना है। ये डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कितना आ गया, एफ एस कोस थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बेसिकली वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दिख ही रहा है मेरे को, दो क्वांटिटीज के बीच में डॉट लगा हुआ है। वर्क जो है उसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट जूल, जिसको अपन कुछ इस तरह से तोड़ के भी लिख देते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होता है इसका अर्ग, और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर डराइव भी किया था। 1 जूल में होते थे 10⁻7 अर्ग, और 1 न्यूटन में होते थे 10⁵ डाइन। ओके, वर्क के बारे में बेसिकली अपने को फिलहाल यही देखना था। उसके बाद अपन ने कहा कि इसकी एक दो वैल्यूज और होती थी, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अदर यूनिट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो वर्क के वर्क के 3 टाइप्स होते थे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अगर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल पड़े तो पॉजिटिव, अगर फोर्स लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े तो नेगेटिव, और फोर्स लगा उसके 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट चल पड़े तो जीरो वर्क। बात खत्म। एनर्जी के बारे में भी हम जानते हैं। बेसिकली एनर्जी को अगर मैकेनिकल एनर्जी के रेस्पेक्ट में पढ़ा जाए तो एनर्जी बेसिकली 2 टाइप की है। मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से जो एनर्जी बनती है वो काइनेटिक, और काइनेटिक का फॉर्मूला ½mv²। ऑब्जेक्ट की जो साइज, शेप या स्टेट होती है उसको चेंज करने की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। हो गया, एनर्जी ड्यू टू मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट दोनों का सेम ही होना है, जूल, और सीजीएस में भेज दूंगा तो अर्ग। चलो और आगे देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम नाम से समझ में आ रहा है कि वर्क फाइंड आउट करो, एनर्जी के बराबर हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है W = Fs। दोनों के फॉर्मूले लाके यहां रख दो। F का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma, और S कहां से निकाला जाए। न्यूटन की 3 इक्वेशन होती थी। पहली इक्वेशन क्या कहती थी, V = U + AT, इसमें तो S ही नहीं है, हटा दो उसको। दूसरी थी S = UT + ½AT², ये भी ठीक है। थर्ड ज्यादा अच्छी है, V² - U² = 2as, मतलब दोनों वेलोसिटी आ जाएगी इसमें। रख दो वैल्यूज, देखो F की वैल्यू कितनी रखी जा सकती है, F की वैल्यू रखी जा सकती है ma, और S की वैल्यू कितनी रखी जा सकती है, V² - U² / 2a, V² - U² / 2a। a से a कैंसिल हो चुका, हाफ बाहर निकल गया, वैल्यू आ गई V² - U², और बाहर ले जाओ mv² - mu²। सेकेंड एनर्जी माइनस फर्स्ट एनर्जी, मतलब डेल्टा के लिख सकता हूं मैं। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। कहती क्या है ये कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, नहीं काइनेटिक एनर्जी 2 है, इसका मतलब डेल्टा लगा हुआ है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। एक और पढ़ लेना आप लोग, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको अभी, ये भी काफी बार आता है। क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जब आता है तो ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो रिड्यूस होती है और काइनेटिक बढ़ जाती है। इसका उल्टा, नीचे से ऊपर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक कम हो जाती है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक दो जगह पे एनर्जी फाइंड आउट करके दिखा सकते हो। काइनेटिक का फॉर्मूला ½mv², पोटेंशियल का mgh, आराम से वैल्यू आ जाती है। लगभग इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ना होता था। हाँ, मोमेंटम क्या होता है, P = mv।
P इज इक्वल टू mv, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई मोमेंटम होता है। इंपल्स क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू टाइम, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंपल्स होता है, दोनों की यूनिट सेम होती है, बात खत्म। और कुछ था क्या? लगभग यही है। अच्छा, 1 अर्ग की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरी किलोवाट आवर, ये देख लेना, वैसे मैंने बता दिया सारे आपको। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। और क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और क्या था? 1 कैलोरी कितनी होती है? 4.2 जूल या 4.18 जूल, सिंपल। नेक्स्ट क्या था? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू बता सकता है क्या कोई? 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी सब कुछ ऐसे ही है। एक मैंने लिखा है W इज इक्वल टू FS cos थीटा बेस्ड न्यूमेरिकल। मेरे को क्या करेगा अगला? F की वैल्यू दे देगा, S की वैल्यू दे देगा और थीटा की वैल्यू दे देगा और कहेगा वर्क बताइए। तीनों पुट करूंगा, आंसर आ जाएंगे। बाकी सब कुछ मैंने करवा दिया। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स जिनको फर्स्ट और लास्ट पॉइंट की जरूरत होती है, रास्ते की जरूरत नहीं होती, कंजर्वेटिव। और वो फोर्स जो पाथ रास्ते पे डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव। जो भी नुकसान करते हैं वो सारे नॉन कंजर्वेटिव, जैसे फ्रिक्शन, विस्कोसियस, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? जो नुकसान नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, स्प्रिंग, काफी है। आगे बढ़े तो वही एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रखे हैं, सब कुछ हो गया। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिकली फिजिक्स के जो टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं या टॉप टफ चैप्टर्स होते हैं, उनमें से एक होता है रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। देखो तो इसको अपन करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा धीरे। अभी अपन ने स्पीड से भगाए अपने चैप्टर्स, क्योंकि अपने को थोड़ा टाइम बचाना था। वैसे बचाते बचाते भी आधा घंटा लगा दिया अपन ने, कोई बात नहीं, 2 चैप्टर हो गए आधे घंटे में। सबसे पहले बात आती है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, किसी एक पॉइंट के अराउंड एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। उसके बाद आया सर्कुलर मोशन के कुछ टर्म्स। देखो, लीनियर मोशन में क्या पढ़ा था, इसका आपको साइड में मैंने क्वेश्चंस में दे रखा है, कंपैरिजन पता होना चाहिए। ये लीनियर मोशन और ये सर्कुलर मोशन, और ये अपने पास कुछ टर्म्स, जैसे पहली डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, जबकि लीनियर मोशन में करते हैं एस से। थीटा का मीनिंग क्या होता था? मैंने कहा था कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कौन से पाथ के ऊपर चल रहा है? सर्कुलर पाथ के ऊपर। पहले ये था ए पे, थोड़ी देर बाद ये मोमेंट करके कहां पहुंच गया? बी पे। तो ये जितना एंगल बनाएगा ना, उस एंगल को ही बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन की बात करें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया, तो जितनी लेंथ कवर की उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट होता है रेडियन, और इसकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस है। इसका यूनिट होता है मीटर, और इसकी डायमेंशन होती है L1। फिर आया सेकंड, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट बाद क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है वेलोसिटी। वो समझ गए क्या हुआ? सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया, तो जितना एंगल बनाया उसको बोलते हैं, जितना एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में गया, जितना लेंथ कवर किया उसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और यहां करते हैं v से, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। इसी को देखते हैं पहले। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सही बात है ना? अच्छा, इधर क्या आएगा? सेम आएगा, डिस्प्लेसमेंट एस से नहीं, यहां डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा से, और अपॉन में टाइम है। सेकंड, इसकी यूनिट, इसका यूनिट होता था मीटर पर सेकंड,
इसकी डायमेंशन L1 और इसकी T1। इधर देखो, इसके लिए यूनिट तो आ गई रेडियन और अपॉन में आ गया सेकंड, लेकिन क्योंकि मैंने कहा रेडियन की डायमेंशन नहीं होती, तो इसका मतलब जब मैं इसका डायमेंशन निकालूंगा तो ऊपर तो कोई रहेगी नहीं डायमेंशन, और नीचे आएगी कितनी, सेकंड है, सेकंड का मतलब T1। सिंपल। फिर आता है एसेलरेशन, लीनियर एसेलरेशन और एंगुलर एसेलरेशन। सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के अंदर एसेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और लीनियर मोशन में एसेलरेशन को करते हैं ए से। एसेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम कभी नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही होता है। वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एसेलरेशन नहीं बनेगा। बात आती है इधर क्या होगा, सेम बात, उधर भी वेलोसिटी थी, इधर भी वेलोसिटी है, रोटेशनल है, रोटेशनल में ओमेगा होता है, और लीनियर में वेलोसिटी v होती है। बस ओमेगा का यूनिट क्या होता है, ये रहा रेडियन पर सेकंड, और एक सेकंड और आ जाएगी। इधर देखें तो वेलोसिटी क्या होती थी, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड और आ जाएगा। सिंपल। उसके बाद आता है अपने पास काम के टॉपिक। सबसे पहले हमें कहा गया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दोनों टर्म समझ गए। v का मतलब है स्ट्रेट लाइन के अंदर वेलोसिटी, और ओमेगा का मतलब है सर्कुलर पाथ के अंदर वेलोसिटी। देखिए तो ये है मेरे पास एक सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के ऊपर ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया, मैंने माना ये रेडियस है, और ये क्या है, ये इसका आर्क है। आर्क को किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बात आती है एंगल। एंगल कितना होगा? एंगल कितना होता है? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो एंगल को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? थीटा से। आर्क को किससे कर दिया? एस से। और रेडियस को किससे कर दिया? आर से। इसको इधर ले आता हूं, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कांस्टेंट क्या है? ऑब्जेक्ट जैसे जैसे यूं चलेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे एस भी बढ़ेगा। हो सकता है अभी 2 मीटर है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, लेकिन रेडियस तो चारों तरफ बराबर ही रहती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो आर है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। ओके, मैंने क्या कर दिया? इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब डी अपॉन डी टी लगा दिया। आर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और थीटा यहां लग जाएगा, डी अपॉन डी टी। ओके, ये देखो डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का कर दो एक बार डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। क्योंकि ये एंगुलर है तो वेलोसिटी भी एंगुलर आएगी। इधर ds अपॉन dt, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है बट ये लीनियर है, तो उसका मतलब ये v आ जाएगा। तो सिंपल v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये कुछ इस तरह से होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। यहां भी वेक्टर लगेगा, इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो v आ जाएगा। सेम ऐसा ही मेरे पास कहां आएगा? सेम ऐसा कैसा आएगा मेरे पास? और दूसरा रिलेशन क्या था? रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। इसका मतलब लीनियर एसेलरेशन एंड लीनियर एसेलरेशन एंड एंगुलर एसेलरेशन। कैसे फाइंड आउट करूं? मुझे पता है v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। फिर से वही बात, कोई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, बिल्कुल आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डी ओमेगा अपॉन डी टी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एसेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एसेलरेशन, आ गई वैल्यू। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। सिंपल। ये था अपने पास लीनियर और एंगुलर जो वेलोसिटी और एसेलरेशन होते हैं उनके बीच में रिलेशन। उसके बाद इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे अपन बढ़ाएं तो अपन पहले कहां जाएं? पहले चलते हैं अपन मोशन ऑफ व्हीकल। तीन टाइप के मोशन मिलेंगे सर्कुलर पाथ के अंदर व्हीकल के। सबसे पहले आता है अपने पास एक
कर्व रोड, ठीक है, बैंक्ड नहीं है, सिर्फ उसके अंदर एक कर्व है, एक घुमाव है, लेकिन रोड तो प्लेन ही थी। ये रही प्लेन रोड। प्लेन रोड के ऊपर अपन ने क्या किया, प्लेन रोड के ऊपर अपन ने और गाड़ी रख दी अपनी। अब क्या करना है, क्या क्या कंपोनेंट बना सकते हो बताओ। अगर मैं कहूं कि ये जो व्हीकल है इसका जो मोशन हो रहा है वो बिल्कुल सेफ है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तब फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके सेंटर की तरफ, अप्रोक्स सीधा है। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता था, म्यू इंटू आर। बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों कह सकते हो आप इसको, वैसे सिर्फ बैलेंस कर रहा है तो फिर ये सेंट्रीपिटल ही है। ऊपर नीचे क्या रहेगा, नीचे की तरफ आता है इसका वेट mg और ऊपर की तरफ आता है इसका नॉर्मल फोर्स n। बस इतना ही काम था। अब तो कंपोनेंट बनाने अपने आप आंसर आ जाएंगे। एक बार फिर देखो, सर्कुलर पाथ है मेरे पास, सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास है m, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। बाहर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर अपॉन आर। रियल में ये सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीपिटल नहीं है, सिर्फ ये उसको बैलेंस कर रहा है, इसलिए मैंने सेंट्रीपिटल इसको मेंशन किया है। बात आती है ऊपर नीचे के फोर्स, तो पता है मेरे को नीचे की तरफ जो वेट लगता है वो mg और नॉर्मल फोर्स होता है वो n। अगर हम इक्वल करना चाहें तो देखो लेफ्ट की वैल्यू राइट के इक्वल, लेफ्ट में क्या है mv स्क्वायर अपॉन आर, राइट में क्या है f, और f की जगह वैल्यू भी पड़ी है ना, तो म्यू इंटू आर लिखो या म्यू इंटू एन, देखो ये दोनों एक ही बातें हैं, यहाँ n यहाँ भी n लिखो या यहाँ r तो यहाँ भी r लिखो, तो मैं इसको n ही लिख देता हूँ, थोड़ी देर पहले हमने n से पढ़ा है। ओके, तो मेरे पास वैल्यू आ गई म्यू इंटू एन। n कितना है, देखो ऊपर की वैल्यू नीचे वाले को बैलेंस करती है, तो n की वैल्यू कितनी है mg, रख दो mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू और n की जगह लिख दो mg। m से m कट चुका, इसको उधर भेज दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर और v की वैल्यू रूट म्यू जी आर। खत्म, आसान है, बस लेफ्ट की वैल्यू राइट की इक्वल पता लेनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो है ये काम, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता तो ये काम नहीं होता। अब देखते हैं अपन, अगर ये का ये कंपोनेंट आ जाए बट मेरे पास इस बार रोड जो है वो प्लेन ना हो के बैंक्ड हो, बैंक्ड का मतलब ढलान वाली रोड हो, तो इसी कंपोनेंट को सॉरी इसी डायग्राम में कंपोनेंट देखें या अलग बनाएं, टाइम तो है नहीं, चलो फिर भी बनाना ही पड़ेगा। ये फिर से अपन ने एक रोड ले ली, प्लेन होती तो ऐसी होती, बट प्रेजेंट में अपने पास ऐसी रोड है जो कितना एंगल बना रही है ये अलग से बनाएंगे अपन, जो थीटा एंगल बना रही है अपने एक्स एक्सिस के साथ। अगर इसका मास है m तो नीचे की तरफ जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा mg। अब ये सोचो ये नॉर्मल फोर्स यहां लगेगा या नॉर्मल फोर्स यहां लगेगा, तो देखो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होता तो ये है इसके 90 डिग्री के ऊपर नॉर्मल फोर्स, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यूं करता जाऊंगा तो नॉर्मल फोर्स भी चेंज होता जाएगा, 90 डिग्री तो चेंज हो रहा है, इसका हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा। जब ये सीधा था तो सीधा जा रहा था, जैसे जैसे और इधर मुड़ा वैसे वैसे ये भी इसकी वैल्यू इधर लेके जाएगा, तो उसका मतलब अपने पास ये वाला कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, mg हो गया, ऊपर की तरफ जो जाएगा उसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट को आप नॉर्मल के नाम से जानते हो तो फिर इसको n ही पढ़ा रहने दो, नई टर्म दे तो देंगे लेकिन फिर याद करने में परेशानी आएगी। n हो गया, ओके। उसके बाद अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा x एक्सिस पे, एक बनेगा y एक्सिस पे। ये थीटा इसको थीटा बनाएगा, तो ये बनेगा n कोस थीटा, थीटा के साथ हमेशा कोस आता है, बच गया वो n साइन थीटा, हो गया। उसके बाद बात आती है आगे की, अपने पास बाहर की तरफ जो फोर्स लगता था, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता था वो होता था mv स्क्वायर अपॉन आर। अंदर की तरफ कुछ और भी आएगा क्या वहां पे, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैं तब की बात कर रहा हूं जब मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगे। ओके, करो तो वही सेम प्रोसेस, क्या, लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले के बराबर, तो उसका मतलब लेफ्ट की राइट के बराबर, लेफ्ट में क्या है mv स्क्वायर अपॉन
आर। राइट में क्या है, एन कोस थीटा। ऊपर क्या है, एन, सॉरी गलत लिख दिया, राइट में एन साइन थीटा। ओके, ऊपर क्या है, एन कोस थीटा, और नीचे कितना है, एम जी। वैल्यू किसकी चाहिए थी, वेलोसिटी की चाहिए थी। जैसे बढ़िया लगे वैसे फाइंड आउट कर लो। मैंने तो क्या किया, मैंने तो और इन दोनों को डिवाइड कर दिया। गायब क्या हो गया भाई, जी गायब हो गया। मैंने तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने डिवाइड किया, एम से एम गया और कुछ कटेगा, एन से एन गया, यहां बचा हुआ है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और इधर कितना बचा हुआ है, साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस बोले तो टेन थीटा। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर जी टेन थीटा, तो फिर वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट आर जी टेन थीटा। सिंपल, यही है वेलोसिटी, है ना। लेकिन ये तब है जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। अगर इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लग जाए तो फिर ये मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड हो जाएगी। और अगर मोस्टली पूछा जाता है तो क्वेश्चन वही पूछा जाता है, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड इन बैंक्ड रोड। इसका मतलब सब कुछ ऐसे कैसे है, बस एक काम और कर लेना है, इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स और लगा देना है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन। ओके, फ्रिक्शन फोर्स भी दो कंपोनेंटों में जाएगा, एक जाएगा एक्स एक्सिस पे और एक जाएगा वाई एक्सिस पे। जो थीटा के साथ बनेगा वो तो बनेगा कोस थीटा, और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा साइन थीटा। बाकी अपनी जगह पड़ा है, जो जहां था उसको अपन ने छिड़ा ही नहीं है। और अब उसको सोल्व कर लेते हैं। तो चलो हटा लेते हैं इसको। देखो तो जरा, यहां बात आती है लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर, ऊपर की वैल्यू नीचे के बराबर। लेफ्ट में कौन कौन है, लेफ्ट में अकेला एक ही है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। राइट में कौन कौन है, राइट में दो एरो जा रहे हैं, एक तो पहले से जा रहा था एन साइन थीटा, और एक अभी अभी गया है एफ कोस थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। ओके, ऊपर नीचे देखते, ऊपर अकेला जा रहा है एन कोस थीटा, बट नीचे दो जा रहे हैं, एम जी भी है और एफ साइन थीटा भी है। तो एम की तरफ एम लिख लेता हूं, तो मैंने लिख दिया एम जी और एफ साइन थीटा एक साइड और एन कोस थीटा दूसरी साइड। एन की साइड एन आ गया, बस ये देखा है मैंने। एफ को भी उधर भेज देता हूं, तो अगली लाइन बन जाएगी एम जी इज इक्वल टू एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। वही सेम प्रोसेस, क्योंकि मुझे चाहिए था फिर से वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड किस किस को, इसको और इसको। ठीक है, ये बीच वाली वैल्यू हटा दूं क्या, चलो हटाता नहीं हूं, ऐसे ही देख लेते हैं। ये लो, ये मैंने बीचों बीच कर दिया डिवाइड, वैसे इसी से टर्म बनी थी। डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा वो देखो, m से m गया और n से n, f से f नहीं कट सकता क्योंकि हर जगह होता है तो ही कटता है। इसका मतलब यहां वैल्यू बची हुई है v स्क्वायर अपॉन आर जी। इधर क्या बचा है, n साइन थीटा प्लस f की जगह क्या लिखा जा सकता है, म्यू इंटू एन कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा माइनस f की जगह क्या लिखा जा सकता है, म्यू इंटू एन, ये रहा। और इंटू में क्या है, इंटू में है साइन थीटा। अब देखो चारों टर्म में n है, n n n n, तो फिर कट सकता है आराम से। तो मैंने अगली लाइन में n को काट दिया। म्यू भी कट जाएगा, नहीं कटे क्योंकि दो में तो है बाकी दो में नहीं है। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, rg, और rg के ब्रैकेट में पड़ा है कितना, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और अगर आपको v की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाओ और रूट लगा दो। किसी को चाहिए कि एग्जैक्ट बुक वाला आंसर मिलाना है, टेन थीटा बनाना है तो बना दो। साइन थीटा का हर जगह पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, साइन अपॉन साइन 1, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। चलो फिर उल्टा कर देते हैं, 10 बनाना है ना, कोस का डिवाइड कर देते हैं, साइन अपॉन कोस 10,
कोस अपॉन कोस 1, कोस अपॉन कोस 1, साइन अपॉन कोस 10। इसका मतलब मैंने क्या कह दिया, तरीके से समझो, सब में कोस का डिवाइड कर दो, इस पे भी कोस का डिवाइड, इस पे भी कोस का डिवाइड, इसमें भी कोस का डिवाइड और इसमें भी कोस का डिवाइड, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से डिवाइड किया जा सकता है। तो कितना बन जाएगा, रूट आर जी, ब्रैकेट में कितना है, साइन अपॉन कोस को बोलते हैं 10, प्लस में म्यू है ही, कोस से कोस गया, अपॉन कोस फिर से 1 और म्यू tan थीटा। ये लो, यही है वेलोसिटी। और अगर मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ना पूछे, बेसिक पूछे कि फ्रिक्शन ना लग रहा हो, तो फ्रिक्शन ना लग रहा हो तो म्यू के कंपोनेंट जो उसको उल्टा कर देना, जो प्लस का था उसको माइनस का बना देना और जो माइनस का था उसको प्लस का बना देना, खत्म। ये आधा रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है आपको सर्कुलर मोशन के साथ पढ़ाया हो किसी स्कूल में। उसके बाद बात आती है रोटेशनल का पार्ट आएगा, सर्कुलर कंप्लीट। रोटेशनल मोशन के बारे में आप क्या जानते हो? एग्जाम से एक दिन पहले जब पढ़ते हैं ना, तो मोस्टली बच्चे यूट्यूब के ऊपर कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि 2 की स्पीड स्टार्ट कर देते हैं, 2 की स्पीड में चलता है वो, तो लगभग 1.5 में तो अपना वीडियो पहले से ही चल रहा है, ये मानो आप लोग। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जैसे कि अपने पास है नहीं ज्यादा सा कुछ, सपोज करो ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास मैंने इसके साथ दूसरा लगा दिया। मान लो ये एक पंखा था, ये तो इसके 2 पंख रहे, ये इसके 2 पंख रहे, 4 पंख, 4 पंखा भी होता है पंखा। हाँ, अब क्या होगा, मैंने इसको मोमेंट करवाया, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। जैसे जैसे इनको मैंने मोमेंट करवाया तो सब अलग अलग जगह पे है, इसको थोड़ा और इधर खींच लेता हूं। अब देखो, इधर वाली जगह छोटी सी है, इधर बड़ी है, हो सकता है ये दोनों बराबर होते हैं या फिर ये छोटा ये बड़ा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली अपनी जगह फिक्स है और ये चारों अपनी जगह घूमते रहेंगे, ऐसे ही कुछ होता है रोटेट। तो उसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि हाँ, ये मेरे पास एक एक्सिस थी, इस एक्सिस के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट मोमेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट कहां है, मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट था जिसका मास है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका मास है m2, ये तीसरा ऑब्जेक्ट था जिसका मास है m3 और ये लास्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है mn। डिस्टेंस तो सबकी दिखानी है, ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 पे, ये r3 पे और ये r4 पे। ये मेरे पास क्या था, एक रिजिड बॉडी थी, ये एक्सिस थोड़ा नीचे तक दिखा दो, इसी को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या सर डेफिनेशन तो बनी नहीं, बन गई क्या? किसी रिजिड बॉडी में एक एक्सिस के अराउंड जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं तो उस तरह के मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए बेसिकली 2 टर्म काम में लेंगे अपन। पहली तो लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, मास और ये जो डिस्टेंस है ना इसका स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मतलब उस डायग्राम के लिए अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से आएगा, पहला मास m1 और डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मतलब r1 स्क्वायर, दूसरा मास m2, डिस्टेंस r2 स्क्वायर, तीसरा मास m3, डिस्टेंस r3 स्क्वायर, डैश डैश डैश, लास्ट मास कितना mn या 4, अगर n ले रहे हो तो डिस्टेंस भी n ले लो, हालांकि 4 लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, mn mr स्क्वायर तो r भी स्क्वायर। अगर आप इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो, सिग्मा जो सेम वर्ड है वो लिख दो, सेम है mr स्क्वायर, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है 5 6 7 8 9 10 और फिर n तक चला गया, तो mi लगा देता हूं। i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है, n तक। r भी देखो 1 2 3 और भी चलते जाते, तो यहां भी i लगा देता हूं, i की वैल्यू पहले से पड़ी है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये पहली ऐसी क्वांटिटी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी है ना, एक ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर और वेक्टर दोनों ही फॉर्म में नहीं दिखा पाते हैं, उसको हम टेंसर बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी, मास मतलब किलोग्राम, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, सिंपल। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो अपन ने लिखा नेक्स्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। पहले वाला फॉर्मूला फिर उठाओ, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी I डिवाइडेड बाई m, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी
रूट के अंदर आई अपॉन एम। आई की जगह क्या लिखा जा सकता है, आई की जगह लिखा जा सकता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस इसी तरह से चलते रहेंगे mn rn स्क्वायर अपॉन में कैपिटल M। सिंपल, यही है रेडियस ऑफ जायरेशन। एक ऐसी रेडियस जो इस पूरी रेडियस को एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिखा सके या इन सबको रिप्लेस करके एक रेडियस बनाई जा सके, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है यहाँ पे? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अपने पास टॉर्क। एक जैसे 2-3 टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहले आएगा टॉर्क। टॉर्क और भी कुछ कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है। इसको ऐसा भी कहा जाता है मोमेंट ऑफ वर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको सर, वर्क भी फोर्स भी, बिल्कुल दोनों नाम देखे जाते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है टॉर्क को हटाने के बाद में एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टॉर्क समझा, टॉर्क क्या होता है। मान लो ये मेरे पास एक एक्सिस थी, ये रही एक्सिस। इस एक्सिस के चारों तरफ किसी ऑब्जेक्ट को यूं घुमाता हूं, यूं, पहले ऊपर है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर जगह, थोड़ी देर बाद ये घूम के कहां आ जाएगा? एक्सिस फिक्स है मेरी, एक्सिस फिक्स है। थोड़ा सा नजदीक लेके आता हूं, एक्सिस है मेरी फिक्स। मेरे पास जो था इसको मैंने क्या किया, ऊपर से और घुमा के, दिख नहीं रहा ऐसा, अब दिखेगा, ऊपर से घुमा के नीचे लेके आया। एक्सिस फिक्स है, नीचे आ गया, अब फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसी को बोलते हैं टॉर्क। इसका मतलब मैं कुछ इस तरह का डायग्राम बना सकता हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम था मैं यहां पे एक फोर्स लगाता हूं। ये फोर्स कितना है? मैंने एज्यूम किया कि ये जो डिस्टेंस थी ये थी आर वेक्टर, ये सेम नीचे भी आएगा, सही है ना। किसी टाइम पे ऊपर था, किसी टाइम पे घूम के नीचे चला गया, चारों तरफ ही तो चक्कर लगाएगा इसके, तो उसका मतलब यही आर ऊपर था, यही आर नीचे है। ओके, ये सामने की तरफ एक्ट करेगा इसके ऊपर फोर्स, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स ही बोलते हैं मोस्टली टॉर्क को। तो ये आ गया एफ। एफ के जस्ट सामने जो थीटा के साथ कंपोनेंट बनेगा वो आर नहीं बनेगा, बल्कि आर क्या बनेगा? आर साइन या कोस। वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन ही बनेगा, इसका मतलब आर साइन थीटा। अगर आपको इतना समझ में आ जाता है तो ये फॉर्मूले अपने आप ही बन जाएंगे। क्या क्या था इसके अंदर? मेरे पास किसी जगह पे ये चारों तरफ इसके घूम रहा था, मैंने माना ये आर वेक्टर डिस्टेंस पे घूम रहा था। उसके बाद बात आती है कि इसी पॉइंट से अगर सामने की तरफ आप कट लगाओगे तो क्या लगेगा? एफ फोर्स लगेगा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टो से, और ये होता कितना है? लगने वाला फोर्स, लगने वाला फोर्स बोले तो F, और इन दोनों के बीच का 90 डिग्री वाली डिस्टेंस कितनी? R sin थीटा। तो उसका मतलब टॉर्क कितना हो जाता है? R क्रॉस F। और R क्रॉस F नहीं लिखना चाहो तो FR sin थीटा पढ़ाई था। इसका यूनिट कितना होगा? फर्स्ट पार्ट में मैंने बता रखा है, न्यूटन इंटू मीटर, इसका मतलब तो जूल हो गया, वर्क का जैसा। टॉर्क कितना ही है। बात आती है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सेम फॉर्मूला रिपीट करूंगा, देखना जरा, सेम मेथड रिपीट करूंगा। फॉर्मूला ही क्या, ये मैंने फिर कहा कि यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर, ये नीचे भी आएगा और ये यहां से कट लगा देगा। पहले फोर्स था मेरे पास, अब फोर्स नहीं है, अब मेरे पास है मोमेंटम, तो आप लिख दो उसको मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर तो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करोगे? एंगुलर मोमेंटम को आप एल से भी कर सकते हो और जे भी से भी कर सकते हो, जो बढ़िया लगे उससे कर लेना। अपन फिलहाल जे से कर देते हैं। वही सेम प्रोसेस, इधर क्या लिखा था मैंने कहा था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां क्या कह दूंगा? यहां कह दूंगा मोमेंटम इंटू इसके सामने की तरफ जो डिस्टेंस थी आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आर पहले आ जाएगा और पी बाद में आ जाएगा। साइन थीटा हट जाएगा, साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस लग जाएगा, सिंपल। यूनिट कितनी होगी इसकी? मोमेंटम की कितनी होती है? P इज इक्वल टू एम वी, एम मतलब किलोग्राम, V मतलब मीटर पर सेकंड। एक डिस्टेंस और आ गई मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ये था मेरे पास टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। रिलेशन यहां से भी निकल जाएगा, वहां से भी निकल जाएगा, बट मैं यहां से निकालना चाहूंगा। मुझे पता है जे वेक्टर की वैल्यू है आर क्रॉस
एक बार इसका कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन, इसका मतलब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, डी अपॉन डी टी लगा दिया, इधर भी और इधर भी। ओके, सबसे पहली बात, आर जो था वो फिक्स था, आर तो कम ज्यादा होना ही नहीं है ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब चारों तरफ घूमता रहेगा तो डिस्टेंस तो बराबर रह रही थी उसकी। तो मैंने अगली लाइन में क्या कर दिया, मैंने अगली लाइन में आर को बाहर निकाल दिया। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा dp अपॉन dt। यहां कितना है, यहां है dj अपॉन dt, वेक्टर फॉर्म में अपनी जगह पे पड़ा है। ये दोनों ही कभी कन्वर्टेबल तो नहीं है, बिल्कुल ये दोनों कन्वर्टेबल है, डिस्टेंस भी कन्वर्टेबल है। यहाँ पे कन्वर्टेबल है तो फिर क्या किया जाए, तो फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से करते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट सॉरी एक वैल्यू का कर दो, दूसरे को छोड़ दो, फिर दूसरे का कर लो, पहले का छोड़ दो। तो पहले आर वेक्टर का छोड़ दिया मैंने और dp अपॉन dt, उसके बाद p वेक्टर को छोड़ दिया dr अपॉन dt। ओके, r अपनी जगह, dp अपॉन dt को क्या लिख सकते हो, dp अपॉन dt को लिख सकते हो f, p वेक्टर अपनी जगह, और dr अपॉन dt को क्या लिख सकते हो v। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में तो क्रॉस है भाई। हाँ, अब आती है इसके आगे की बात, ये देखो p वेक्टर को क्या लिख सकते हो, p की जगह लिख सकते हैं mv और दूसरा भी v। v वेक्टर को v वेक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 0। सर ऐसे कैसे, i कैप को i कैप से करके दिखाओ 0, j को j से करके दिखाओ 0, तो सेम वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो गई कभी भी क्रॉस में 0। इधर क्या बच गया, इधर बच गया r क्रॉस f, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं dj अपॉन dt। r क्रॉस f क्या होता था, ये रहा r क्रॉस f, r क्रॉस f को बोलते थे टो, वेक्टर भी लग रहा है इस पे, तो उसका मतलब ये आ गया मेरे पास dj अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क। तो मैं ये कह सकता हूं कि टॉर्क और एंगुलर जो अपने पास मोमेंटम है इन दोनों के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है, देख लेना एक बार रिपीट करके इसमें वापस अगर दिक्कत आए तो, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ये पुराने चैप्टरों से, यहां से नहीं है, ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता था, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अगर फोर्स 0 हो तो फिर dp अपॉन dt की वैल्यू 0 और p क्या रहेगा, कंजर्व। ऐसा ही सेम करना है अपने को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब आपको क्या क्या करना पड़ेगा देखना जरा। सबसे पहले मैं लिखूंगा टो इज इक्वल टू dj अपॉन dt, वो लिखा पड़ा। अगर इसको कंजर्व करना है तो इसको 0 करूंगा, तो अगली लाइन में मैं लिखूंगा अगर इफ टो की वैल्यू 0 हो देन dj अपॉन dt भी 0 होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वैल्यू का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है तो वो खुद क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैंने j को कह दिया कंजर्व होगा, खत्म बात। यही है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे नील्स बोर के अंदर पढ़ा था अपन ने, और कहां पढ़ रखा है, रोटेशनल मोशन के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट कोई इंसान मान सकते हो आप, क्या कर रहा है, किसी घूमती हुई रोटेटिंग चेयर पे बैठा है, अपने हाथों को फैलाता है और अपने हाथों को सिकुड़ता है, तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम ज्यादा होती है। वो सारे एंगुलर मोमेंटम के ही एग्जांपल्स हैं। ये था अपने पास रोटेशनल मोशन। और देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा है क्या रोटेशनल मोशन में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड के फोर्स या किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले टोटल फोर्स 0 हो तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लीनियर मोशन वगैरह की फिजिकल टर्म्स हो चुके, वेलोसिटी, इनर्शिया सब कुछ हो चुका। ये कंजर्वेशन मोमेंटम भी हो गया। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसका सारा का सारा जो मास है वो क्या रहता है, सेंटर्ड रहता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे मेरे पास, हालांकि ये तो रुकेगा नहीं, ये एक पेन था, इस पेन को अगर कोई ये कहे कि एक अंगुली के ऊपर रोक के दिखाओ, नहीं रुकेगा, ये कंफर्म है, ये नहीं रुकेगा। लेकिन अगर कोई मेरे को ये कहे कि 2 अंगुलियों पे रोक के दिखाओ तो बड़े आराम से रुक जाएगा। ये थोड़ा सर्कुलर है इसलिए थोड़ा घूम रहा है। ये नजदीक लाते 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 ये एक ही जगह आ गई, ये लो रुक गया ना। तो सेंटर ऑफ मास यही है जहां पे बैलेंस हो रहा है। तो सिंपल सी बात थी, एक ऐसा पॉइंट जहां पे इसका सारा का सारा मास जो है वो सेंटर्ड होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और कुछ नहीं है यहाँ पे, वही सब कुछ कहानी चल रही है।
चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो ग्रेविटेशन और देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। अभी अपना वीडियो अभी तो 1 घंटे का ही हुआ है। क्या क्या जानते हो आप ग्रेविटेशन के बारे में? सबसे पहली बात आती है, ग्रेविटेशन के बारे में किसने बताया था? ग्रेविटेशन के बारे में बताया था न्यूटन ने। इसीलिए ये पहला टॉपिक आता है अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बचपन में सुनते थे एक ऐसी कहानी कि सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा था और उसके ऊपर सेब आके गिरी। सेब आके गिरी तो उसने विचार किया ये सेब नीचे क्यों नहीं आई। उसके बाद बड़े होके एक और कहानी सुनी कि अगर सेब की जगह बम आ जाता तो झंझट खत्म हो जाता, एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ता। ये वही चैप्टर है। देखो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? सपोज करो 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। ज्यादा क्रिएटिव बच्चे क्या करते हैं? ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। पर ध्यान रखना बेसिकली ग्रेविटेशन जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल का मतलब स्फेरिकल ही शेप बनाया करो आप। इन सब के लिए कुछ और भी करना पड़ता है फिर। देखो तो मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर ली r। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों पे बराबर फोर्स लगने वाला है। हो गया? ये फोर्स कितना लगेगा? ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मास के मल्टीप्लाई के। ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। मिक्स करके लिख दूंगा तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दूंगा तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और आगे बढ़े, g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये जी की वैल्यू होती है। ठीक है, अभी तो इतना ही। फिर आता है सेकंड टॉपिक, स्मॉल जी और कैपिटल जी के अंदर रिलेशन। देखो तो अपन ने एज्यूम किया ये अपनी अर्थ है। अर्थ का रेडियस कितना? कैपिटल आर। अर्थ का मास कितना? कैपिटल एम। और अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है कितना? स्मॉल एम। अर्थ खुद का सेंटर ये रहा और जिस ऑब्जेक्ट को आपने रख रखा था उसका सेंटर ये रहा। सर ऑब्जेक्ट को यहां नहीं यहां रख दो। आप खुद कहां हो फिलहाल? यहां हो या यहां हो? यहां हो आप। ये तो पोल है अर्थ का, ये तो वो जगह है जहां पे बर्फ गिरती है। और अपने यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ तो फिलहाल बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप लगभग उधर ही पड़े हो, है ना? हाँ, तो बात आती है अपने पास, सबसे पहले इन दोनों के बीच में फोर्स लगाओ। ये अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल एम, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, पहला मास, दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। खत्म। डिस्टेंस कितनी आएगी? अर्थ के रेडियस को कैपिटल आर मानते हैं तो हमेशा कैपिटल आर ही आएगा। ये फोर्स हो गया। दूसरा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स बताऊं तो इसके ऊपर लगता है F इक्वल टू एम ए कोई जी माना जाता है। ओके, दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए तो वैल्यू आ गई एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कट गया तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आ गई? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एकदम इजी है। और आगे बढ़े, बस 5 से 10 मिनट में खत्म कर देंगे, ज्यादा सा कुछ लेके चलेंगे नहीं इस चैप्टर को अपन। जी की वैल्यू कहां कहां कितनी होती है? सबसे इजी जो क्वेश्चन बनता है वही बहुत बार आ जाता है एग्जाम के अंदर कि अर्थ के सेंटर पे जी कितना होता है। तो अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू होती है 0। अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है? सरफेस पे होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर सरफेस पे फॉर्मूला भी बता दो। फॉर्मूला पढ़ा तो था अभी सरफेस के लिए, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये सरफेस का ही था। फिर बात आती है 2 और याद करने अभी आपको। एक तो हाइट के लिए पढ़ना है। बताओ हाइट पे कितना होता है? सरफेस पे कितना था? सरफेस पे था जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप हाइट के ऊपर जाओगे तो कितना आएगा? तो डिस्टेंस आर नहीं बचेगी। आर तो कहां तक थी? आर तो सेंटर के ऊपर तक थी, सरफेस तक थी। अब मेरे को थोड़ा और ऊपर चले जाना है तो आर प्लस एच कर दो। आ गया? यहां से जीएम अपॉन आर स्क्वायर का जैसा इसको बना के देखो तो जीएम तो है, इस आर को बाहर निकाल लो। बाहर निकालूंगा तो आर स्क्वायर। यहां कितना बचेगा? 1 प्लस आर बाहर निकाल लिया ना, तो 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। जीएम अपॉन आर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? जीएम अपॉन आर स्क्वायर को बोलते हैं जी सरफेस। और ये क्या है? ये जी हाइट है।
तो जी हाइट कितना हो जाएगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर की जगह लिख दो जी सरफेस, और अपॉन में पड़ा है 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। सिंपल। डेप्थ होती तो डेप्थ में थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता है। क्या चेंजमेंट आता है, समझ गए? अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि सरफेस के अपॉन में किसी का डिवाइड जाएगा, और डिवाइड एक से बड़ी वैल्यू का है, तो उसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सरफेस पे वैल्यू होती है 9.8, सेंटर पे 0, इंफिनिटी पे भी 0, हाइट पे जाओगे तो वैल्यू कम होने वाली है, और डेप्थ पे जाओगे तो भी कम होने वाली है, बट कितनी देखो तो। सरफेस पे कितनी थी, वापस आ जाओ, सरफेस पे थी जीएम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि अर्थ के जब अंदर की तरफ आप घुसोगे तो सारा का सारा मास अब बचेगा नहीं, कुछ मास को आप बाहर छोड़ के आ चुके हो, इसका मतलब मास को चेंज करना पड़ेगा। यहां पे मास को चेंज कैसे किया जा सकता है, अपने को पता है रो की वैल्यू होती है m अपॉन वी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास चाहिए, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम अर्थ का है, अर्थ का मतलब स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर जी सरफेस कितना बनेगा देखो जरा, जी अपनी जगह, आर स्क्वायर भी अपनी जगह, एम को हटाया और एम की जगह कितना लिख दिया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, जो कैंसिल हो उसको कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका, जी सरफेस कितना बचेगा, जी सरफेस बचेगा 4/3 पाई रो जी आर। अब आपको आना है डेप्थ पे, डेप्थ पे आना है तो 4/3 अपनी जगह, पाई अपनी जगह, रो अपनी जगह, जी अपनी जगह। जो पहले डिस्टेंस हुआ करती थी सेंटर से आर, अब वो आर नहीं बचेगी, अब आप थोड़े अंदर आ चुके हो, मान लो x अंदर आ गए, तो इसका मतलब बचेगी वो सिर्फ r माइनस एक्स। दोनों का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएंगे, जी डेप्थ अपॉन जी सरफेस। डेप्थ पे वैल्यू थी 4/3 पाई रो जी आर माइनस एक्स, और सरफेस पे कितनी है 4/3 पाई रो जी आर। कैंसिल कर लो, कैंसिल करेंगे तो अपन को ज्यादा स्पीड से नहीं दौड़ रहेगा, दौड़ना ही पड़ेगा, कुछ टाइम नहीं है अपने पास अभी। तो वैल्यू कितनी बचेगी, वैल्यू बचेगी r माइनस एक्स अपॉन आर। थोड़ा और अच्छे से चलना चाहो तो g डेप्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो डिवाइड में है उसको दूसरी साइड भेज दो, मल्टीप्लाई r का दोनों में डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर, यही है डेप्थ पे। इस वाले को अगर थोड़ा और सोल्व करते हो आप, अभी टाइम नहीं है, तो सेम ही आता है ये, बस इसमें 2 एक्स्ट्रा आ जाता है, इसमें x अपॉन आर, इसमें 2h अपॉन आर, इसका मतलब x की वैल्यू ही 2h होती है कंपैरिजन में, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आता है केपलर के लो। केपलर क्या कहता था, चल भाई ऊपर चल। केपलर ने बेसिकली न्यूटन की तरह 3 लो दिए थे, लेकिन वो तीनों की तीनों ही प्लैनेट्स के ऊपर वर्क करते थे। पहला क्या बोला उसने, पहला उसने बोला कि सन जो है, सन सूरज, इसके चारों तरफ इस तरह से प्लैनेट रिवॉल्व नहीं करते। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर्कुलर रिवॉल्व नहीं करते, तो फिर कैसे करते हैं, वो कुछ इस तरह से करते हैं, एलिप्टिकल पाथ में। एलिप्टिकल बोले तो एक डिस्टेंस कम है और एक डिस्टेंस ज्यादा है। पहला खत्म कि एवरी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल पाथ। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जब ये यहां से यहां पहुंचता है, मान लो A1 से A2 पे, तो इसका एरिया जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। और तीसरा क्या कहता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर इनकी जो रेडियस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके न्यूमेरिकल बहुत फेमस है अपने 11th क्लास के अंदर, जैसे दो वैल्यूज के लिए T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का क्यूब। 3 वैल्यू दे देगा, चौथी पूछ लेगा। जैसे मेरे को कहेगा 2 प्लैनेट है, सन की डिस्टेंस कितनी कितनी, एक प्लैनेट की सन से डिस्टेंस है 10 का पावर 11 और एक की है 10 का पावर 13 पावर 3। टाइम जो है हो सकता है वो अर्थ बोल दे, अर्थ बोलेगा तो टाइम नहीं देगा, टाइम पीरियड अपने को पता होना चाहिए। अर्थ के लिए ईयर होती है 1 और डे होता है तो 365 ईयर ही लेते हैं वैसे स्क्वायर। और दूसरे का बताइए, सिंपल
पावर 3 तो थी, 2 और चली जाएगी, तो इसका मतलब यहां से T2 कितना आ जाएगा, इसको इससे काटो, 10 का पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 3/2, स्क्वायर है उधर आएगा तो रूट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 की पावर 3, सिंपल। समझ गए, टाइम नहीं खर्च कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। अगर दो वैल्यूज के लिए हो तो T2 अपॉन T1 स्क्वायर अपनी जगह पड़ा है, आर की जगह R2 अपॉन R1 क्यूब अपनी जगह पड़ी है। 3 वैल्यूज दे देगा 4 में से, आपको 3 नहीं देगा तो 2 तो पक्की देगा, और नाम लिख देगा अर्थ। अर्थ का मतलब टाइम पीरियड खुद पता करो 1 ईयर, और इधर की वैल्यूज आपको दे देगा। सन से डिस्टेंस मान लो, दूसरे प्लैनेट की थी 10 का पावर 13, अर्थ की है 11, दोनों की वैल्यू रख दी। अर्थ का टाइम आपको पता है, दूसरे का फाइंड आउट करो, वैल्यू रखी, आंसर आई। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद इस चैप्टर में बचा बेसिकली केपलर्स लॉ। टाइम ज्यादा तो नहीं लग गया, 1:15, ठीक है, 10-10 मिनट में चैप्टर हो रहा है, कमाल ही है। केपलर ने क्या कहा, केपलर्स लॉ तो हो गए ना, सॉरी, अपने पास आ गया जो क्या बोलते हैं प्लैनेट, इनके लिए स्पीड। प्लैनेट के लिए बेसिकली 2 टाइप की स्पीड होती है, वेलोसिटी नाम आ जाए तो भी वही है, बट एनसीईआरटी तो स्पीड बोलता है। पहली कौन सी होती है, पहली होती है एस्केप स्पीड, पर मैं इसको स्पीड नहीं बोलूंगा, मैं इस नाम को चेंज कर लेता हूं और मैं लिख देता हूं इसको एस्केप वेलोसिटी। एनसीईआरटी स्पीड ही कर रहा है, फिर रिपीट करता हूं। सपोज करो ये है अपने पास अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस r, अर्थ का मास कितना होता है कैपिटल M। यहां पड़ा है आपका कोई भी एक सैटेलाइट, अगर अर्थ के बाहर देखें तो इसकी एक खुद की डिस्टेंस है, जहां तक ये ऑब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से खींचता है और अपने चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर देता है, इसको कहते हैं ऑर्बिट। मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में नहीं बल्कि ऑर्बिट से भी बाहर ले जाना है, इनफाइनाइट पे। एस्केप का मतलब ये होता है भाग जाना। तो उसका मतलब मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को दी गई वो सबसे कम स्पीड या द मिनिमम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मूव इट टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड दे दूं कम से कम जो इसको इनफाइनाइट पे ले जाए, उसी को बोलते हैं एस्केप। अब एस्केप की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो देखो इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल भी 0, और सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो होती है ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होता है -Gmm/r। तो मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो लगा दो, सरफेस पे एनर्जी कितनी है उसको इक्वल कर दो किसके, इनफाइनाइट के। सरफेस पे एनर्जी 2 थी, कौन सी, एक तो काइनेटिक और एक पोटेंशियल। इनफाइनाइट पे भी 2 थी, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल, वो तो 0 होती है। सरफेस पे कितनी थी, काइनेटिक तो थी ½ mv² और पोटेंशियल कितनी थी -G(M)r। ½ mv² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Gmm/r। स्मॉल m से स्मॉल m कट चुका, 2 उधर चला जाएगा, तो v² = 2Gm/r। और स्क्वायर अगर साइड में भेज दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी √2Gm/r। किसी भी प्लैनेट के लिए यहां से एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड फाइंड आउट की जा सकती है। अर्थ के लिए चाहिए तो अर्थ के लिए g का फॉर्मूला कितना था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, Gm/r²। तो Gm कितना बन सकता है, यहां से यहां Gm की वैल्यू आ सकती है, आप सीधी भी याद रखा करो Gr²। तो फिर एस्केप वेलोसिटी थोड़ी और भी बन सकती थी, आगे कितनी बन सकती थी, एस्केप वेलोसिटी बन सकती थी 2। Gm को हटा के मैंने लिख दिया Gr² अपॉन में एक और r से r कट चुका, √2Gr। इसका मतलब इसकी जैसे आप वैल्यू सोल्व करते हो, अर्थ के लिए आपको g की वैल्यू भी पता है कितनी होती है 9.8, और कैपिटल R भी पता है, अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो ये वेलोसिटी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर नहीं है। 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से भागेगा तो ही अर्थ को पार कर पाएगा, वरना अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को पार नहीं कर पाएगा। और फिर आता है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को
सेम वो का वही बात करें, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगवाने हैं तो उसको उसके ऑर्बिट में भेजना पड़ेगा। ऑर्बिट तक भेजने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के लिए दो फोर्स इक्वल किए जाते हैं। कौन से? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल किया जाता है। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल M स्मॉल m ले लेता हूं, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। m से m कट गया और v r से r भी कट चुका, और v की वैल्यू कितनी आ गई देख लो, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई gm अपॉन r, और v की वैल्यू आ गई रूट gm अपॉन r। इधर कितनी थी? रूट 2 gm अपॉन r, ये देखो वहां रूट gm अपॉन r, बस इतना ही फर्क है। इसका मतलब अंडर रूट 2 टाइम उससे कम आएगी ये वैल्यू, तो ये कितनी आती है? 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये था अपने पास ग्रेविटेशन फोर्स। कुछ एक दो टॉपिक और बता देता हूं उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है, वैसे इस चैप्टर से नहीं है, ये चैप्टर आपका मोस्टली सारा कंप्लीट है, कोई एक आधा हल्का सा रह गया हो तो देख लेना। स्ट्रेस स्ट्रेन वाला अगली वीडियो के अंदर डालते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से ही रिलेट रखता है, मेयर रिलेशन या मेयर इक्वेशन। बेसिकली बच्चों की परेशानी होती है क्योंकि बोर्ड के अंदर जो मेथड है वो थोड़ा सा टफ है, तो देखिए मैं आपको एक बढ़िया सा मेथड बताता हूं। सबसे पहले बात आती है आइडियल गैस इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स से है ये, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी है ये टॉपिक। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन बताइए? आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ, नंबर ऑफ मोल आप क्या कर दो, हटा दो। अगली लाइन में कह रहा हूं मैं, अगली लाइन में, चलो पढ़ा रहने दो एक बार, अगली लाइन में लिख देता हूं, इफ एन इज इक्वल टू 1 तो पीवी कितना बचेगा? आरटी के इक्वल बचेगा। वापस आ जाओ जहां पे थे, मैंने कहा नेक्स्ट लाइन में क्या कर दो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन किस रेस्पेक्ट में करूं? तो डिफरेंशिएशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कर देता हूं, तो पी डॉट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और आर डॉट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, और इधर अपने पास वॉल्यूम कांस्टेंट मान लेते हैं, डेल्टा टी कट जाएगा। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरह से था, पीवी इज इक्वल टू आर टी, वो आगे जाके क्या बन गया? वो आगे जाके बन गया पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। ठीक है यहां तक का। अब आती है मेन बात, मेयर रिलेशन होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। मेयर रिलेशन की वैल्यू होती है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अगर आप यहां से देखोगे तो ये आर तो काम आएगा। तो फिर आते हैं अपन आगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इसी के साथ, मतलब इसका अगला पार्ट, टॉपिक तो नहीं कह सकते। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन वही होती है जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और आगे जाओ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है? पी डॉट डेल्टा वी। ये आ गया, पी डॉट डेल्टा वी की जगह लिखा जा सकता है आर डॉट डेल्टा टी। बस इतना याद करना है, आगे तो इजी है, पहले इसी को वापस समझो। मेरे पास क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन तो मुझे चाहिए ही नहीं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो एन तो मैंने 1 कर दिया, मतलब नंबर ऑफ गैसेस जो हैं वो 1 मोल है। ओके, तो मेरे पास बचा पीवी इज इक्वल टू आर टी। आ गया, मैंने कर दिया दोनों के डिफरेंशिएशन, तो पी और डेल्टा वी, आर डेल्टा टी आ गया। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया? तो थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन होती है, या थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उसकी इक्वेशन होती है, वो उठा ली। वो कहती थी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वर्क कितना होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है पी डॉट डेल्टा वी, और पी डॉट डेल्टा वी को आप क्या पढ़ के आए हो? आर डॉट डेल्टा टी। तो मैंने अगली लाइन में पी डॉट डेल्टा वी की जगह लिख दिया आर डॉट डेल्टा टी। अब अपने को क्या करना है? इसको टारगेट करना है। तो मैंने देखो आर चाहिए, डेल्टा टी नहीं चाहिए, तो मैंने इन सबको डिवाइड कर दिया डेल्टा टी से। डेल्टा क्यू को भी कर दिया टी से, डेल्टा यू को भी कर दिया टी से, और डेल्टा टी को भी कर दिया टी से। ये कट गए, इसी को बोलते हैं सीपी
इसी को बोलते हैं CV और ये R, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। Cp क्या होते हैं? Cp का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, CV का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो P और V का मतलब हो गया। C का मतलब क्या है? C का मतलब है स्पेसिफिक हीट। बात खत्म हुई। ये मेरा रिलेशन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। फिजिक्स या केमिस्ट्री कहीं ना कहीं तो तुम लोगों को देखने को ये मिल ही जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर टाइम रहा तो एक वीडियो और बना के दूंगा जिसके अंदर आगे के 3 या 4 चैप्टर्स आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू।